नमस्कार। व्यक्तिगत कुछ कारण रहे, बहुत लंबे समय बाद आज आपसे संवाद हो रहा है और पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है, उससे मुतालिक थी। उसी कड़ी में आज अचानक इच्छा हुई और प्रेरणा हुई कि एक और विषय पे एक वीडियो बनाई जाए। वैसे तो मैं करंट अफ़ेयर्स का सोच रहा था, लेकिन करंट अफ़ेयर्स का बहुत बड़ा स्कोप होता है और उसमें बनाऊँगा, बाद में बनाऊँगा। अभी आज मुझे लगा कि पहले एक बीएनएस पे बना दी जाए। क्योंकि उसमें जो जीके का पेपर है, उसमें कानून के भी विषय पे सवाल आएँगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इस समय है, वो है जो 3 नए कानून लागू हुए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएससी। तो आज एक को लेते हैं, कोशिश रहेगी कि क्योंकि विषय बड़ा है, तो हो सकता है वीडियो कुछ बड़ी हो जाए, कोशिश रहेगी कि जितना भी कम से कम शब्दों में समेट सकें, उतने में समेटें। और असल में होता क्या है कि आप लोग ज़रा लाइक करें ना इसको, थोड़ा-सा देखें, लाइक करें, शेयर करें, थोड़ा-सा अच्छे से व्यूज़ आएँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होता हूँ कुछ और बनाने के लिए। मेरा कोई मैं बार-बार कई बार पहले भी कह चुका हूँ, कोई पेक्यूनियरी या कोई प्रोफ़ेशनल पर्पज़ नहीं है। मैं कोई फ़ॉर्मल तरह का कोई यूट्यूबर या उस तरह का नहीं है। मैं केवल जो भी मुझे जितना भी ज्ञान है, जितना भी मुझे आता है या जो भी मेरा अनुभव रहा है, उससे दोनों चीज़ों को डवटेल करके जो निकल के आता है, कुछ लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ लाभ हो सकता है, जो नवागंतुक हैं हमारे क्षेत्र की तरफ, उनके लिए जितना भी कुछ कर सकूँ उस भावना से मैं बनाता हूँ। तो अगर मेरा बस एक ही इनाम है कि आप लोग इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप वो चीज़ समझें, आपको अच्छी लगे तो कृपया करिएगा ज़रूर। अच्छा आप करते तो अगले बनाने के लिए मोटिवेशन होता है, बस दैट्स इट। तो आज सब्जेक्ट लेते हैं बीएनएस। आपको मालूम ही है कि जो हमारे 3 आपराधिक कानून थे, उनको पुराने कानूनों को बदल दिया गया और जो नए 3 कानून आए, पुराने वाले जो पहले आईपीसी थी, भारतीय दंड संहिता, उसका नाम बदल के 1860 उसका नाम बदल के कर दिया गया बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। 2023 इसलिए चूँकि 2023 में एक बार ये इंट्रोड्यूस हो गया था पार्लियामेंट में। जो इसका बिल था, उसके बाद फिर कुछ सेलेक्ट कमेटी को गया, फिर कुछ अमेंडमेंट्स हुए और फिर 24 में फाइनली ये फिर गया और पास हुआ दिसंबर के महीने में और 1 जुलाई 2025 से ला ये सारी बातें आपको नोट करके रखनी है। वैसे मैंने ना अपनी पहली जो वीडियो बनाई थी शुरू में, जब चैनल शुरू किया था, तो शुरुआती वीडियो इसी पे बनाई थी कि आईपीसी और बीएनएस में क्या फ़र्क है, सीआरपीसी और बीएनएसएस में क्या फ़र्क है और इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए में क्या फ़र्क है। काफ़ी सारी डिटेल बनाई थी, तो अगर आप वो चीज़ समझे, थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन अब आजकल के बच्चे ये भी नहीं करना चाहते कि चैनल में थोड़ा नीचे चले जाएँ और देख लें, ढूँढ लें, तो वहाँ काफ़ी डिटेल और ज़्यादा मिल जाएगी। ख़ैर, कोशिश करूँगा कि दोबारा फिर जितना भी मुझे लगता है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि 14-15 मार्च को होनी है, लगभग 1 माह का काफ़ी कम समय रह गया है। अब आपका मेहनत करने का समय है, परिश्रम से लग जाओ सब लोग। तो कुछ मैं ऐसे बताऊँगा टॉपिक, जिनमें से मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सवाल फँसने चाहिए। तो महत्वपूर्ण टॉपिक का एक ये विषय रहेगा। तो ये सब बातें भी याद करने योग्य है कि पहली का नाम क्या था? भारतीय दंड संहिता 1860, अब बना बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। पहले वाले 1860 वाले जो अधिनियम था, उसमें 23 अध्याय थे, चैप्टर और 511 धाराएं थी और अब जो हुआ है वो 20 अध्याय और 358 धाराएं बची है इसमें। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जैसा कि इसके टाइटल से ही आपको लगेगा कि भारतीय न्याय संहिता, न्याय शब्द इसमें दिया गया है। पहला क्या था? पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड। तो पेनल का मतलब पेनल्टी, पनिशमेंट। अब हो गया न्याय। तो अब जो इसकी अवधारणा है, जो पूरे नए 3 कानूनों की अवधारणा है, उसमें अंतर्निहित क्या है? न्याय है। बात पनिश करना नहीं करना वो तो अलग चीज़ है, वो तो पनिशमेंट सारे दिए हुए हैं, लेकिन वो पनिशमेंट का भी जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो ये है कि न्याय हो सबके साथ। इसीलिए जस्टिस इसका, नॉट पनिशमेंट, इसकी जो अंडरलाइंग या उसका अंडरकरंट जो है तीनों नए कानूनों का, वो जस्टिस है, ना कि पनिशमेंट। और जस्टिस का मतलब हम बात करते हैं तो जस्टिस इंक्लूड्स जस्टिस टू विक्टिम, यानी कि जो पीड़ित है, एक्यूज्ड जो आरोपी है जिसने क्राइम किया है, और सोसाइटी, तीनों के लिए जस्टिस। ये जब आप इसको पढ़ेंगे, चूंकि मैं अपनी वीडियो में तो एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा पढ़ें बीएनएस, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो इसमें कहा गया है, ये इसमें सत्य चरितार्थ होता है। ऐसा जगह जगह इस तरह की चीज़ की गई है जहाँ पर के सभी के राइट्स इंश्योर किए गए हैं, विक्टिम्स के भी किए गए हैं, एक्यूज के भी, सोसाइटी के, पुलिस के राइट्स को इंश्योर किए गए हैं, कोर्ट्स के पावर्स हैं उनको इंश्योर किया गया है। ये सारी बातें, एक एक शब्द आप इस वीडियो का कृपया करके इसको ध्यान से बार बार रिप्ले करके समझिए। कहीं से भी सवाल बन सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि इस भूमिका में से सवाल नहीं आ सकता, इसमें से भी सवाल बन सकता है। दूसरी बात क्या है कि इसमें एडियरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। जितने भी
पिछले जब से भारत आज़ाद हुआ, नया हमारा संविधान लागू हुआ, तब से जितने भी महत्वपूर्ण जजमेंट्स आए पेनल लॉ के ऊपर, उन सब का समावेश नए कानूनों में इंटीग्रेट उनको कर लिया गया है और भारतीय संविधान को इसमें प्राथमिकता दी गई है। ये एक नई बात है। पहले वाला कानून किसने पास किया था? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। ये हमारी अपनी संसद ने पास किया। तो इसमें जो पहले वाली सब परिभाषाएं थी, क्वीन किसका परिभाषा, सरकारी सेवक, गवर्नमेंट सर्वेंट, ब्रिटिश इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब परिभाषाएं जो थी वो धारा 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 पहले जो हुआ करती थी हम लोग पढ़ते थे, वो सब के सब निकाल दी गई हैं इसमें से। तो अब ये एक तरह का कहिए कि हमारा शुद्ध भारतीय संस्करण है पेनल कानूनों का, दंड प्राविधान जो हमारे जो न्याय संबंधी जिसको दंड कहते हैं या क्रिमिनल कहिए आपराधिक कानूनों का। एक दूसरी बात क्या हुई है इसमें कि ये सब बातें आप नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड गिवन प्राइमेसी, इसको प्राथमिकता दी गई है। क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड, ये सवाल बन सकता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से इसमें क्राइम है और वो कैसे सिद्ध होगा, कैसे पता चलता है कि ये क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड को प्राइवेसी दी गई? क्योंकि इसको अब चैप्टर 5 में रख दिया गया है, जो पहले बहुत पीछे होते थे। अब शुरुआती सेक्शंस में इसको रख दिया गया है, जिससे कि लेजिस्लेचर का, सरकार का मंतव्य, उसकी मंशा सिद्ध होती है कि जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है एंड चाइल्ड है उसको प्राथमिकता देना चाहती है सरकार। विक्टिम सेंट्रिक लॉज है। यद्यपि न्याय सबके लिए है, जैसे मैंने बताया, सोसाइटी के लिए भी है, एक्यूज के लिए भी है, लेकिन विक्टिम सेंट्रिक है। सबसे ज्यादा ध्यान विक्टिम के ऊपर दिया गया। कैसे दिया गया है? 0 एफआईआर, नोट करते चलिएगा सब। विक्टिम सेंट्रिक, 0 एफआईआर का प्राविधान किया गया, ईएफआईआर का प्राविधान किया गया। प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको बताना होगा 90 दिन में आईओ को, कंप्लेनेंट को, जो विक्टिम है जिसने एफआईआर लिखाई है उसको बताना होगा एसएमएस करके, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो एफआईआर लिखी गई तो उसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है। ट्रायल्स को फास्टर किया गया है। जैसे कि अगर आप जब सीआरपीसी जो पुराना होता था बीएनएसएस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब चीज़ों की सारी स्टेजेस पे सब प्रक्रियाओं को समयबद्ध कर दिया गया है। चार्ज की जो फ्रेमिंग है वो कितने दिन में, 60 दिन में हो जाना चाहिए, फिर जजमेंट 3 साल में होगा, फिर रिजर्व रखना है तो कितने दिन तक रिजर्व रख सकते हैं, समय बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, हर चीज़ की सीमाएं बांध दी गई हैं, समय बद्ध कर दिया गया है। तो इससे ये उम्मीद की जा रही है कि इससे ट्रायल फास्टर हो जाएंगे हमारे। तो जो हमारा पेंडेंसी की समस्या है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उससे हमें निजात मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। एंड विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अभी जो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन आप लोग आए दिन पढ़ते होंगे अखबार में कि सरकार ने फला 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 राजनीतिक कारणों से या जो भी था, कोई सत्ता में परिवर्तन हुआ, सत्तारूढ़ दल आया, उसने जो अपने समर्थक हैं या उसके नेता हैं, पुराने जिनके मुकदमे थे उनको वापस कर लिया। ये सब अब डिफिकल्ट बना दिया गया है, इसमें जुडिशियल स्क्रूटनी आवश्यक हो गई है। और इसमें एक अभी बता दूं मैं इसी पे, इसमें हालांकि ये बीएनएसएस का टॉपिक है, उससे रिलेटेड है, बट उसमें जो कंप्लेनेंट था उसको सुनना अनिवार्य कर दिया गया। तो इस तरह से एक इसको विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी और एम्पावरमेंट, शक्तियां दोनों में वृद्धि की गई है। वीडियोग्राफी ऑफ सर्च एंड सीजर, ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन वो देना होगा, और कई सारी चीजें हैं। उसके बाद मॉडर्न पुलिस प्रोसिक्यूशन और कोर्ट्स में तो कैसे होगा? पुलिस को मॉडर्न बनाया गया है, प्रोसिक्यूशन को मॉडर्न बनाया गया और कोर्ट्स को भी मॉडर्न बनाया जा रहा है। कैसे? उनको टैक्स अभी बनाया जा रहा है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ाया जा रहा है तीनों कानूनों में। बीएनएस में भी सब जितने भी कानून है सब में उसको बढ़ाया गया है। टेक्नोलॉजी का यूज को बहुत प्राथमिकता दी जा रही है, फोरेंसिक्स की यूज को प्राथमिकता दी जा रही है, और न्यू फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट भी इंट्रोड्यूस किए गए। ये एक प्रेजेंटेशन था जिससे मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। जब मैं ट्रेनिंग में था तो मैंने ये सारी ट्रेनिंग कराई थी तीनों कानूनों की, सारे यूपी पुलिस को, और मुझे वो एक अवसर प्राप्त हुआ था इसके इम्प्लीमेंटेशन का एक हिस्सा बनने का। तो तब कुछ प्रेजेंटेशन जो बनाया करता था उनको मुझे अचानक वो मिले, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। तो इसमें क्या है कि जो बीएनएस की आज हम बात कर रहे हैं, इसमें जैसा मैंने पहले बताया कि चैप्टर्स और ऑफेंसेस को रीअरेंज कर दिया गया। पहले बिखरे हुए थे सारे, जल्दी जल्दी मैं इसको बताऊंगा, थोड़ा आप कोशिश करिए उसको पकड़ने की। ऑल इनकोएट ऑफेंसेस यानी कि जो इनकम्प्लीट ऑफेंस होते हैं, ऐसे ऑफेंस जो पूरे नहीं होते, जैसे अटेम्प्ट है, अबेटमेंट है, ये अपने आप में पूरे ऑफेंस नहीं है जब तक हो ना जाए। अटेम्प्ट क्या है? जब तक अटेम्प्ट ना हो जाए तब तक वो पूरा नहीं माना जाता। ये एक डिटेल विषय है, इसके बारे में फिर ये उसका टॉपिक नहीं है, ना आपको जरूरत है उतना डिटेल जाने की। तो जो इनकम्प्लीट ऑफेंसेस थे, अटेम्प्ट, अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी, ब्रॉट एट वन पेज इन चैप्टर 4, इसको चैप्टर 4 में डिफाइड कर दिया गया है। पहले अलग अलग हुआ करते थे, अबेटमेंट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, अबेटमेंट टू
कमिट सुसाइड, अलग अलग हुआ करते थे, अब इनको सबको एक साथ लिया है। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड क्राइम गिवन प्रेसिडेंस, जैसे मैंने बताया चैप्टर 5 में आ गया है, इसको प्रेसिडेंस दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कैटर्ड इन वेरियस चैप्टर्स इन आईपीसी, ऑल ब्रॉट इन वन प्लेस अंडर चैप्टर 5। पहले अलग अलग थे ये, बच्चों के अगेंस्ट ऑफेंस होते थे, उनको किडनैप करना, उनकी एब्डक्शन करना या उनको भीख मांगने के लिए उनके साथ अपराध करना, ये सब अलग होते थे। विमेन से रिलेटेड अलग होते थे, सेक्सुअल ऑफेंसेस अलग होते थे। अब सबको एक साथ ले आए। एसिड अटैक अलग होता था पहले, वो सब के सब ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी प्लेस्ड आफ्टर चैप्टर 5। और जो ह्यूमन बॉडी के जो ऑफेंसेस हैं, वो आपको जो लोग पुरानी आईपीसी पढ़े होंगे, पहले वो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बाद थे। तो यानी कि प्रॉपर्टी को प्रेसिडेंस दिया गया था। ये माना जाता है कि जो सेक्शंस पहले होते हैं किसी भी कोड में, सरकार की मंशा ये है, लेजिस्लेचर की मंशा ये है कि उनको प्राथमिकता दी जा रही है। तो पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, चोरी, लूट, डकैती, ये सारे जो थे वो पहले थे। वो 278 से शुरू हो जाते थे और 299 तक जाते थे। 378 से वो उसके बाद थे। और ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी थे, वो पहले हुआ करते थे। उसी चीज को अभी भी इन्होंने ला के जस्ट एकदम चैप्टर 5 के बाद जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है, उसको उसके एकदम बाद इन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी रखा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने ये किया है कि कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस्ड एज ए पनिशमेंट फॉर पैटी ऑफेंसेस। जो छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं उनमें कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये एक नई कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पश्चिमी देशों में बहुत दिन से है ये। हमारे यहाँ भी छोटा मोटा पहले कोर्ट की डिस्कशंस थी, कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स थे ऐसे, उसके तहत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो सब ये पनिशमेंट कभी कभी देते हैं, बट बहुत ही रेयर था। अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, कानून की किताब में लिख दिया गया है। तो वो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इसका पूरा क्या हुआ है। ये हो सकता है सवाल आए इसमें से, कम्युनिटी सर्विस के बारे में, सामुदायिक सेवा हिंदी में। तो कम्युनिटी सर्विस एडेड इनटू द लिस्ट ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 4F। सेक्शन 4F में इसको लिस्ट ऑफ पनिशमेंट में ऐड कर दिया गया है। प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग 6 पैटी ऑफेंसेस। कौन कौन से ऑफेंसेस है पैटी ऑफेंसेस जहां पर कम्युनिटी पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दिया जा सकता है? नंबर 1, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड। अगर कोई लोक सेवक है और वो अवैध रूप से किसी व्यापार में लिप्त है, 202 सेक्शन 202 BNS यहाँ दे सकते हैं। नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू ए प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर सेक्शन 84 ऑफ BNSS। अगर BNS का कोई प्रोक्लेमेशन है 84 का, अगर उसके रिस्पॉन्स में कोई नॉन अपीयर करता है, किसी को बुलाया जाता है किसी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी ऑफिसर के सामने या कोर्ट के सामने, वो नहीं अपीयर होता, तो सेक्शन 209 BNS में प्रोविजन है, उसमें ये वाला पनिशमेंट दिया जा सकता है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। किसी लोक सेवक को उसकी जो लॉफुल पावर्स हैं उनसे रोकने की कोशिश करना और उस कोशिश में सुसाइड अटेम्प्ट करना, इसको अब इसमें ले आए हैं। असल में पहले तो ये बाकायदा ऑफेंस था पनिशेबल, लेकिन अब इसको थोड़ा, जैसे मैंने बताया कि इसमें विक्टिम का भी है, एक्यूज का भी है, ज़्यादा इसको न्याय केंद्रित ज़्यादा बनाया गया है। तो इसमें कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न 226 में इसकी परिभाषा है और उसका पनिशमेंट दिया गया है BNS में। फर्स्ट टाइम कन्विक्ट इन ए पैटी थेफ्ट। अगर 5,000 रुपये से कम की चोरी किसी ने की है, किसी एक्यूज ने, चोर ने, और वो प्रॉपर्टी को वापस कर दे, तो BNS के 303(2) में ये प्रोविज़न है कि उसको कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दिया जाएगा। मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन। अगर शराब पी के कोई लोक स्थान पे कहते ना बवाल करना, तो 355 BNS उसके लिए प्रोवाइड करती है, उसको भी ये वाला पनिशमेंट दिया जा सकता है। और डिफेमेशन है 356(2), तो डिफेमेशन को भी इन्होंने कम्युनिटी सर्विस में डाला है। थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर दिया गया है एक तरह से ऑफेंस को। एक खास बात इसमें यह है कि BNS में या BNSS में कहीं ये प्रोविजन अभी नहीं है कि कम्युनिटी सर्विस का SOP क्या होगा। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने योग्य बात है। कितने दिन की होगी, किस प्रकार की होगी, क्या क्या होगा, ये सारा का सारा ढांचा इसमें अपेक्षा की गई है कि जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार, वो इसमें कोई गाइडलाइन जारी करे, राज्य सरकारें सब इसको बनाएं। तो आप इसको इंटरनेट पर सर्च करिए, देखिए अगर कहीं आपको यूपी से मतलब है। मेरी जानकारी के अनुसार ये शायद अभी कार्य नहीं हुआ है कम्युनिटी सर्विस वाला, अगर हुआ हो तो इंटरनेट पर पड़ा होगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिए कि इसकी SOP क्या होगी, किस किस तरह की सर्विसेज पनिशमेंट जो कम्युनिटी सर्विसेज है उनको सामुदायिक सेवा के दंड में इंक्लूड किया गया है। अब क्या है कि कुछ नए ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे के सारे टॉपिक में इसलिए बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप केवल ये पढ़ें। आप कृपया करके सारा का सारा पढ़िए, कोशिश करिए, टेक्स्ट है पढ़िए। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो
गाइड में और जो कोचिंग वोचिंग में बताया जाता है वो जो ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं भारी भरकम फीस दे के कोचिंग वगैरह, वो जाएँ, करें कोचिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ऐसे बच्चे भी होंगे निश्चित रूप से जो शायद उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, घर पे लगे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और अपने अपने पुरुषार्थ से जो परिणाम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होंगे, मैं उनके लिए, ये मेरा भी ये पुरुषार्थ छोटा-सा जो है वो उन्हीं के लिए ज़्यादा उनको समर्पित है कि वो सारा पढ़ें, किताबें पढ़ लें, बीआरएक्स से पढ़ लें। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नहीं तो किताबें इसकी हैं अवेलेबल। उसमें सारा का सारा, ये भी एक जरा इसमें देखते रहिए, पढ़ लीजिएगा कि पहले इसका कौन-सा सेक्शन था, अब इसका कौन-सा है। यथासंभव तो मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ-जहाँ मुझे मिलेगा रेफ़रेंस। बाकी इसके भी टेबल्स हैं, सारी जो नई किताबें आई हैं, बहुत ऑथेंटिक किताबें अभी इसकी नहीं आ पाई हैं और अभी चूँकि इसमें केस लॉ नहीं है ज़्यादा, अभी नए-नए हुए हैं तो बहुत जजमेंट्स नहीं आए, तो केस लॉ ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा-सा दिक्कत होती है पढ़ने में, लेकिन समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक के हिसाब से इसको आप 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवीजन कर लें, तो मुझे उम्मीद है कि सवाल इसमें से आने चाहिए। अब मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, क्योंकि जो चेंजेज़ होते हैं वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि क्या-क्या चेंज हुए। न्यू ऑफेंसेस एडेड, क्या-क्या ऐसे अपराध हैं जो बीएनएस में नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पहले नहीं होते थे। जैसा कि अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इन इंडिया कमिटेड बाय ए पर्सन आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 48। अगर कोई ऐसा ऑफेंस जो इंडिया में कमिट किया जा रहा है और उसका अबैटमेंट किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो इंडिया में नहीं है, बाहर कहीं विदेश से बैठ के कर रहा है, वो भी अब ऑफेंस होगा इंडिया में। इसका आप मतलब समझिए, ये आतंकवाद से रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं उससे मतलब इसका ज्यादा है। या हवाला हो गया, आतंकवाद हो गया, साइबर क्राइम हो गया, इकोनॉमिक क्राइम हो गया, इस तरह के जो क्राइम है जो बाहर बैठ के अंजाम दिए जाते हैं, जो पता भी नहीं चल पाता कि कहाँ से हो रहा है, जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से धोखाधड़ी, ठगी, डिजिटल अरेस्ट, आतंकवाद, जो इस तरह के थे, उनके लिए पहले कानून नहीं था, अब इसको स्पेसिफिकली ऐड कर दिया गया है। हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन बाय डिसीटफुल मीन्स, धोखाधड़ी देके, मतलब कुछ बहका फुसलाकर, धोखा देकर अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था एक वुमेन के साथ, तो उसको भी अब पूरा का मतलब पूरा उसको एक ऑफेंस अलग से बना दिया गया है। अब इसमें यह किया गया है कि इंड्यूसमेंट फॉर और फाल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी। अगर कोई अपनी आइडेंटिटी सप्रेस करके इंड्यूसमेंट फॉर और फाल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग, शादी या कोई और प्रॉमिस, शादी के लिए या नौकरी देने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, ऐसा करके अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए यदि कोई उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो भी एक अपराध होगा। अगर आप इसका इशारा समझ रहे हो, तो जो मीडिया में रिपोर्ट होता है और जिस तरह का ऐसे कानून भी है हमारे यहाँ, इसमें भी उसको ले आए हैं, और जो मीडिया जो शब्द यूज करता है, तो वो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस उस शब्द के लिए, ये जो आजकल बहुत चर्चा में है कि कोई एक धर्म का लड़का दूसरी धर्म की लड़की, उससे आइडेंटिटी छिपा के या तो फिजिकल कुछ पहन लिया या कोई मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऐसा लगा दिया और उसको गुमराह करके कि मैं अमुक धर्म से रिलेटेड हूँ, और फिर उसको एक अफेयर डेवलप हुआ और फिर उसके बाद शारीरिक संबंध बन गए, बाद में उसे पता चला, तो ये एक डिसीटफुल मीन्स माना जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू ए कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन। अगर किसी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, बिना परमिशन के आपने कोई भी प्रिंट या पब्लिश कर दिया, कोई भी ऐसा मैटर जो कि रिलेटेड है कोर्ट प्रोसीडिंग से, तो ये भी एक नया ऑफेंस है। और जैसा मैंने पहले बताया था, सबसे पहला अबैटमेंट है वो 48 में है सेक्शन में, जो मैंने शुरू बताया था, आतंकवाद वाला, साइबर क्राइम। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स डिसीटफुल मीन्स वाला जो है 69 में है बीएनएस के। प्रिंटिंग पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटेड टू कोर्ट प्रोसीडिंग, ये वाला जो है ये इसमें है, एक 72 में है और एक 73 में है बीएनएस में। अब है एक्ट ऑफ हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। अब क्या हो गया है कि अगर किसी बालक से, चाइल्ड मतलब बालक से, अगर कोई ऑफेंस कराने के लिए कोई भी उसको हायर करता है या एम्प्लॉय करता है या एंगेज करता है, जैसे कि बैगिंग यानी कि भीख मांगना, या इस तरह का कोई भी अगर कोई ऑफेंस करता है, जो ऑफेंस है उसमें भी सजा का प्रावधान किया गया है और बड़ी भारी सजा इसमें दी गई, 3 साल से 10 साल तक है, सेक्शन 95 बीएनएस। ऑर्गेनाइज क्राइम को अलग से जोड़ा गया है इसमें। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए वैसे तो जैसे यूपी की अगर आप बात करें तो गैंगस्टर एक्ट यहाँ बना हुआ है, अनसोशल एक्टिविटीज के नाम से इसको हम गैंगस्टर एक्ट भी कहते हैं, और उसके बारे में बाकायदा लिटिगेशन भी चल रहा है। मेरी सूचना के अनुसार वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उसमें यूपी गैंगस्टर एक्ट की वैलिडिटी को अब, जबकि 111 आ गया है बीएनएस में, सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम जोड़ दिया गया है, तो उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है और शायद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसमें कोई ऑब्जर्वेशंस आए, कोई फैसला आया कोई इस तरह का, और शायद सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे वो है, इसको मतलब फैक्ट टू बी वेरीफाइड।
इसको वेरीफाई कर लीजिएगा क्या उसमें चल रहा है, सवाल बन सकता है कहीं से। और गैंगस्टर एक्ट में इसमें क्या फ़र्क है, ये सवाल भी बन सकता है। तो ऑर्गेनाइज़ क्राइम जो है वो 111 में है, और पैटी ऑर्गेनाइज़ क्राइम, छोटे-छोटे जो ऑर्गेनाइज़ क्राइम होते हैं, वो 112 में। टेररिस्ट एक्ट जैसा मैंने बताया, ये डिफाइंड और पनिश किया गया है सेक्शन 113 में। बड़े-बड़े सेक्शन है ये। अब पूरा का पूरा, अब इसमें आप कहेंगे कि एक साहब यूएपीए भी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों में से कौन सा लगाएंगे? यूएपीए एक स्पेशल एक्ट है और ये एक सब्सटेंटिव एक्ट है। इसमें लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हम किसी का टेररिस्ट एक्ट के कारण, कोई ऐसा अपराधी है, ऐसा आतंकवादी है जिसकी हमें तलाश है और पता चला है कि वो बाहर किसी देश में जाके बैठ गया है, कहीं अमेरिका, कनाडा, यूके, कहीं भी चला गया है वो, और जब उसका एक्सट्राडिशन की कार्रवाई होती है, उसको लाने की जब कार्रवाई चलती है, तो वहाँ इंटरपोल और जो बाकी संस्थाएं हैं, या जो वहाँ के कोर्ट्स हैं, या वहाँ की जो प्रोसिक्यूशन की एजेंसीज हैं, वो पूछते हैं कि साहब ये किस ऑफेंस में वांटेड है। जब उन्हें बताया जाता है यूएपीए में, तो ऐसे कई बार मामले आए कि वो ये कहते हैं जो उनके यहाँ कानून है, जो उनके यहाँ लॉ ऑफ द लैंड है, उसके हिसाब से सब्सटेंटिव एक्ट में अगर कोई वांटेड होता है तब वो उसको एक्स्ट्राडिशन करते हैं। इस तरह की कुछ वहाँ पे कानूनी जटिलताएं हैं। तो ये खासकर वहाँ जहाँ पर के हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं होती है, वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उन जटिलताओं से निजात पाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब पूरा का पूरा यूएपीए थोड़ा सा प्रोसीजरल वो हटा के और उसमें यहाँ पे ले आए हैं। स्पेशल एक्ट में क्या होता है, स्पेशल कोर्ट होती है, इसमें कुछ सर्टेन रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उनके सामने जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए जा सकते हैं। तो अब एक सवाल उठता है बहुत बड़ा कि अगर कोई आतंकवादी अपराध होता है आतंकवाद से संबंधित, तो उसको 113 में लिखे एफआईआर या यूएपीए में? ये इसका बाकायदा एसओपी है अलग से, और ये अभी जितना मुझे समझ में आता है, मेरे हिसाब से ये डिस्क्रिशन है, लेकिन इसमें दोनों लगाने चाहिए। डिस्क्रिशन है, यूएपीए में लिखे चाहे इसमें लिखे, लेकिन जब ये प्रिवेंट सब्सटेंटिव ऑफेंस में आ गया तो इसको सब्सटेंटिव भी लिखना चाहिए 113, और यूएपीए की धारा भी लगानी चाहिए, ताकि कोई भी कमी बेशी इसमें ना रह जाए जब बाद में इसमें कार्रवाइयाँ हों। ये एक समझने की चीज़ है, थोड़ा ये बड़ा है, इसको पढ़ा जाए। और इसमें अभी मैं बताऊंगा इसमें किस तरह से एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, जो टेररिस्ट एक्ट है, एक्शन ओवर, जो डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा उसमें आ जाएगा। मेरा आइडिया ये ज़्यादा है कि मैं आपको टॉपिक्स और सेक्शंस थोड़े इंट्रोड्यूस करा दूं, डिटेल आप उसको देख लें और आपका काम चल जाए। तो इतना सारा बताऊंगा तो मैं समझता हूं कि अगर बीएनएस के सवाल, सपोज 40 सवाल अगर आते हैं टोटल जीके वाला जो पेपर है, और 20 कानून के हैं और 20 उसके हैं, तो चूंकि पुलिस से रिलेटेड बीएनएस, बीएनएसएस और बीएस से ज़्यादा है, तो और संविधान वगैरह के 1-2 सवाल कोई आते हैं, 4-5 सवाल भी आते हैं। अगर बीएनएस के 2-3 भी आ गए तो मैं समझता हूँ काफ़ी मदद हो जाती है आप लोगों को। स्नैचिंग, झपट मारी, छीना झपटी, झपट मारी जिसको बोलते हैं, जैसे चेन स्नैच कर ली, इसके लिए पहले दिक्कत रहती थी, कन्फ्यूजन कि इसको चोरी माने कि लूट माने, या कभी कभी तो फिसलना मान लेते थे पुलिस वाले। मतलब थाने में पता चला कि एक अलग ही साथ धारा एफआईआर लिखा दी, ताकि मतलब ज़्यादा क्राइम की फिगर में बढ़ोतरी ना हो। अब उसको क्लियर कट एक अलग से ऑफेंस बना दिया गया है, सेक्शन 304 बीएनएस, और उसके लिए 3 साल तक की सजा रख दी गई है। ये एक्ट ऑफ फोर्सेबल सीजर और ग्रैबिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू होगा। ये सवाल आ सकता है कि झपट मारी किस पे लागू होता है, जंगम संपत्ति, अचल संपत्ति, इस तरह का सवाल बन सकता है। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू, ये जो ऑफेंस होता है, मूवेबल का मतलब जो इसकी मंशा है वो शायद वही रही होगी जो चेन स्नैचिंग वगैरह का होता है। फिर मिसलेनियस चेंजेस और क्या क्या हुए, इसको भी जरा ध्यान देने की बात है। गैंग रेप ऑफ ए वुमेन बिलो 18 ईयर्स, अगर 18 साल से कम की कोई महिला उसके साथ गैंग रेप होता है तो डेथ पेनल्टी कर दी गई है मैंडेटरी इसमें। ऑफेंसेस ऑफ असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमेन टू डिसरॉब हर, जैसे होता ना, नग्न कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, 76 में है ये बीएनएस में। और जो पहले वाला था मैंने बताया था गैंग रेप बिलो 18 ईयर्स, 72 में। और एंगेजिंग इन एक्ट्स ऑफ वोयरिज्म 77, और प्रोक्यूरेशन ऑफ ए चाइल्ड 96, और इंपोर्टेशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम फॉरेन कंट्री 141 मेड जेंडर न्यूट्रल, ये जेंडर न्यूट्रल कर दिए गए हैं। चूंकि इसमें पहले इस तरह की चीज़ें आ रही थी कि वुमेन के साथ होता है, लेकिन इसमें इस तरह की चीज़ें आ रही है कि आप देख भी रहे होंगे आजकल काफ़ी करंट एक टॉपिक बना हुआ है, जेंडर न्यूट्रल इसलिए हुआ है कि इसमें जो बच्चे होते हैं छोटे, मेल फीमेल दोनों ही तरह के होते हैं, उनको भी इसके लिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। Whoever causes death by rash and negligent act and escape from the scene of crime without disclosing the incident, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो हुआ था, चेंज हुआ था नए वाले कानून में, 106(2) लगाई गई थी। ये इसके लिए थी कि अगर कोई एक्सीडेंट कर देता है और वो आगे जाके बताता नहीं है, भाग जाता है मौके से, और आगे जाके
पुलिस ऑफिसर को या मैजिस्ट्रेट को नियरेस्ट पॉसिबल फर्स्ट जो मिलेगा उसको बताता नहीं है, तो इसमें 10 साल तक की सजा की गई थी कि 10 साल तक की सजा मिलेगी। वैसे जो नेग्लिजेंस एक्सटेंड के होते हैं वहाँ हमने उसमें 2 साल तक की सजा होती है। इसको जानबूझ के किया गया था ताकि पर्पज ये था ताकि लोग रुकें और उसको कम से कम एक्सीडेंट हो गया तो एक अलग चीज़ है, उसकी सहायता तो करें, उसको अस्पताल भेजने में जो भी उसकी मदद हो सकती है वो सब करें। लेकिन ये क्या हुआ आप लोगों को याद होगा जब ये चल रहा था डिस्कशन के लेवल पे जो एक्ट था और जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार लोकसभा में, तो तभी हड़ताल हो गई थी ट्रक ऑपरेटर्स की और उन लोगों ने काफ़ी हंगामा किया था और कई दिन तक बिल्कुल चक्का जाम हो गया। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको डेफर कर दिया है, पुट ऑफ कर दिया है, मतलब स्थगित किया हुआ है, अभी ये लागू नहीं हुआ है। 106(2) सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 ये अकेला एकमात्र ऐसा प्रोविजन है जो कि अभी इस कानून का बीएनएस का लागू नहीं है। ऑफेंस ऑफ सेडिशन 124A आईपीसी डिलीटेड, सेडिशन को समाप्त कर दिया गया है, सेडिशन को समाप्त कर दिया गया है एंड रिप्लेस्ड विद ऑफेंसेस ऑफ एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी। तो जो देशद्रोह वाला पहले वो हुआ करता था उसको समाप्त करके ऑफेंस ऑफ एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया 152 सेक्शन में है, सेक्शन 152 में याद रख लेना। इसमें क्या किया गया है कि अब जो ऑफेंस बनाया गया है उसको राज्य के खिलाफ बनाया गया माना गया है, राज्य के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज जिससे कि भारत की अखंडता, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी अगर ये इंडेंजर होती है, खतरे में आती है, उसको अब 152 में अपराध माना गया। पहले ये क्या था, एनी इलेक्टेड गवर्नमेंट, लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो ये पहले पॉलिटिकल इसमें टच था, अंग्रेजों के टाइम का था, तो अंग्रेजों ने अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया था कि कोई उनकी सरकार के खिलाफ कोई उस तरह की गतिविधि ना करे। अब उसको हटाकर डेमोक्रेटिक कर दिया गया और स्टेट का मतलब है देश के खिलाफ अगर कोई गतिविधि है, सरकार से कोई मतलब नहीं है। मिसलेनियस चेंजेस में और भी क्या क्या हुआ है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 जो है पहला आईपीसी में होता था उसको समाप्त कर दिया गया है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को, एंड इसको टू ब्रिंग इट इन लाइन विद मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। हाउएवर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड विद द इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन द एक्साइज, अगर जो मैंने बताया था शुरू में जो कम्युनिटी सर्विस वाले प्रोविजन जब डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को रोकने के लिए अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड किया जाता है तो वो 226 में उसको 1 साल की सजा या फाइन या दोनों या कम्युनिटी सर्विस से उसको पनिश किया जा सकता है। एक इसमें क्या गया है, मॉब लिंचिंग को ऐड किया गया है 103(2) सेक्शन 103(2). मॉब लिंचिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोज आए दिन न्यूज में रहता है, कभी धर्म के आधार पर, कभी आपने सुना होगा कि गाय को ले जा रहा है उसको लिया, कभी एक राजस्थान में एक था टेलर उसको लिंच कर दिया। इस तरह का ये काफ़ी धार्मिक आधार पे और उसके आधार पे सब चलता है, तो आजकल वो काफ़ी करंट है टर्मिनोलॉजी मॉब लिंचिंग, तो इसको ऐड किया गया अलग से, हत्या के अलावा मॉब लिंचिंग को ऐड करके इसको ज़्यादा रिगरस बनाया गया है। 103(2) में है, इसमें 5 लोग, इसको ये भी ध्यान रखना कि मॉब लिंचिंग कब मानी जाएगी, बता देता हूँ चलिए, ये और 1 मिनट लग जाएगा। ग्रुप ऑफ 5, ग्रुप होना चाहिए, 5 या ज़्यादा लोग होने चाहिए, एक्टिंग इन कंसर्ट होना चाहिए, कंसर्ट मतलब कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्टिव, उनके दिमाग में कॉन्स्पिरेसी बनी, योजना बना के तब अगर वो मर्डर करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट और कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ये इसके जो एलिमेंट्स है ना, किस किस आधार पर लगेगा ये भी जरा पढ़ लेना, काफ़ी समझा दिया। मॉब लिंचिंग इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में से भी होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वाला, वो वाला है ऑफेंस ऑफ मिसचीफ इन सेक्शन 324 एक्सपेंडेड एंड पनिशमेंट्स इनहांस्ड, मिसचीफ को बढ़ाया गया है। लॉस ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी टू गवर्नमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी इंक्लूडेड, ये जो होता है ना तोड़ फोड़, पथराव कर दो, आग लगा दो, इस सब को भी इन्होंने लॉस ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, इसको अपराध बना दिया गया है। बाकी इसमें सजाएं दी गई हैं और एक इसमें है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट इंक्रीज फ्रॉम 2 years to 5। ये जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं या कोई और इस तरह के होते हैं जो कॉजिंग डेथ, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट यानी कि कोई लापरवाही पूर्ण कार्य करना और उससे फिर डेथ कॉज कर देना, तो उसमें 2 साल से बढ़ा के 5 साल की सजा इसमें की गई है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसका अपवाद है। हाउएवर फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर इट हैज बीन केप्ट एट 2 years। 106(1) में कोई रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट करेगा यानी कि एक्सीडेंट कर देता है, उससे डेथ हो जाती है, तो पनिशमेंट हो गया 2 साल से 5 साल। लेकिन अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है और उपचार के दौरान उसकी लापरवाही से अगर किसी की मृत्यु कारित हो जाती है तो उस सजा को 2 साल रखा गया है। इसके पीछे बहुत लंबी एक कहानी है, वो फिर कभी
डोमेन ऑफ थेफ्ट हैज बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड थेफ्ट ऑफ व्हीकल थेफ्ट को जोड़ दिया गया है इसमें, थेफ्ट फ्रॉम द व्हीकल, थेफ्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, थेफ्ट ऑफ आइडल मूर्ति एंड थेफ्ट ऑफ एटीएम थेफ्ट को जोड़ा गया है इसमें। ये नई चीज है। फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ वर्शिप अप टू 7 ईयर सजा से बढ़ा दी गई है। फिर डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड एंड ट्रांसजेंडर, इसको कहते हैं कि जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है कानून को। चाइल्ड की एक परिभाषा हो गई, पहले क्या था स्त्री पुरुष करके इस तरह था, अब उसको चाइल्ड कर दिया गया है, जो छोटे बच्चे होते हैं 18 साल से कम, उसकी एज डिफाइन कर दी गई 18। और इसमें ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि चाइल्ड जब हम डिफाइन करेंगे तो उसमें कहेंगे ये मेल फीमेल यानी कि बॉय गर्ल एंड ट्रांसजेंडर तीनों मिला के होगा। तो उभयलिंगियों के लिए भी जोड़ दिया गया है, इसलिए जेंडर न्यूट्रल हो गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी में टेंजिबल प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड कर दिया गया है इनटेंजिबल के साथ साथ। टेंजिबल का मतलब होता है मेरे राइट्स, कोई ऐसी चीज जो दिखती नहीं है, जिसको आप देख नहीं सकते, वो टेंजिबल होता है। अगर कोई चीज ऐसी है जो फिजिकल नहीं है, भौतिक रूप जिसका नहीं है, उसको अगर कोई चुराता है तो वो टेंजिबल आता है, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी डॉक्यूमेंट मान लिया गया है। एक्ट ऑफ मेकिंग और पब्लिशिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन विच में jeopardize sovereignty, unity and integrity और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मेड पनिशेबल। अगर कोई भी इस तरह का पब्लिकेशन होगा या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होगी जिससे कि भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी अगर कॉम्प्रोमाइज होती है, jeopardize होती है, तो वो भी इसमें जोड़ा गया है। बैगरी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फॉर ट्रैफिकिंग, भीख मांगना भी जोड़ा गया है अगर इसको कोई ऑर्गेनाइज वे में करता है। नंबर ऑफ डेज प्रोवाइडेड फॉर सफरर इन सीवियर, एक बॉडीली पेन होता है जो गंभीर उभती की एक वो थी, सीरियस इंजरी वाला, जो पहले 325 326 में आता था, उसको ग्रीवियस हर्ट वाला जो था, उसमें जो एक था प्रोविजन के शारीरिक दर्द होना चाहिए 20 साल तक, डॉक्टर ये प्रूफ करे, डॉक्टर सर्टिफाई करे, तब वो ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। उसको 20 दिन को घटा के 15 दिन कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 116 में ही दिया गया है। ये मोटा मोटा था ऐसे चेंजेस जो कि इसमें किए गए हैं, ये मैंने वैसे बता दिया है। एक और पम्फलेट था हमारे पास, ये करीब करीब सब बता ही दिया गया है। एक क्रूएलिटी है तो इसमें धारा 86 जोड़ी गई और इसमें ये कर दिया गया है कि क्रूएलिटी को डिफाइन कर दिया गया, क्रूरता को डिफाइन किया गया है। बाट माप वाले जो पहले कुछ अपराध होते थे उनको हटा दिया गया, चूंकि उसके लिए अलग से एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है। ये ऐसी चीजें थी जो कि महत्वपूर्ण चेंजेस है, उनमें से कुछ ना कुछ आपको मदद होनी चाहिए। एक ट्यूटर के रूप में, एक रीडिंग मटेरियल के रूप में मैंने ये अपना प्रस्तुतिकरण आपके सामने दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे निश्चित रूप से हेल्प होगी। और मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे जो चैनल पर शुरू में जाइए, तो जो शुरुआती वीडियोस हैं मेरी 1 2 3 4 5 6, वो सारी की सारी इन्हीं नए नए कानूनों में क्या क्या चेंजेस हो वो डिटेल उसमें बातें काफ़ी डिटेल मैंने वैसे आज कर ली है। ट्यूटोरियल है तो लंबी वीडियो होगी, कोई बात नहीं। अब मैं कोशिश करूँगा, क्षमा चाहता हूँ इतने विलम्ब से आपके सामने आने के लिए। अब कोशिश करूँगा कि एक BNSS और BSA इस पे और थोड़ा जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आपके सामने आऊँ। एक और विषय मुझे उद्वेलित कर रहा है, एजिटेट कर रहा है, और वो है जो आजकल एक किताब के ऊपर लेके कंट्रोवर्सी है। जनरल पूर्व आर्मी चीफ है हमारे जनरल नरवणे, तो उन्होंने जो किताब लिखी है तो उसके बारे में मैं कंट्रोवर्सी में, आपको पता है नहीं जाता, मैं उसके फाइनल एस्पेक्ट्स बताऊंगा कि किताब क्यों लिखी जाती है, क्या है इसका नियम, क्या है, क्या इसके पीछे भावना होती है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो जरा कमेंट्स बॉक्स में डालिए, कुछ पढ़ूंगा कमेंट्स में। धन्यवाद, जय हिंद।